तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल एसके लर्निंग पॉइंट पर। आज हम देखेंगे कक्षा 10 विज्ञान सेट 2, जिसका कोड है IK। दोस्तों, हम लोगों ने पहले सेट को एकदम अच्छे से सॉल्व कर लिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। बहुत ही मस्त मस्त उसमें क्वेश्चन थे जिसे हम लोगों ने सॉल्व कराया है। दोस्तों, अब देखिए हमारा सेट 2 है 2024 का, जिसका कोड है IK। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। समय आपका 3 घंटे 15 मिनट होंगे। नोट में दिया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि जो 15 मिनट है ये ऊपरवारी आपको मिल रहा है, ये प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। निर्देश में दिया है प्रथम प्रश्न पत्र के अनुसार। तो हमारा दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न दिया है उपविभाग 1 का। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं ये हमारा अवतल दर्पण होता है। ये हमारा अवतल दर्पण होता है। ये हमारा ध्रुव होता है P। ये हमारा F होता है मुख्य फोकस, तथा ये हमारा वक्रता केंद्र C होता है। जब हम इसके बीच रखते हैं तो हमारा वस्तु बनता है आभासी, सीधा और बड़ा वस्तु बनता है। या इसके पीछे ये हमारा वस्तु बनता है सीधा, आभासी और बड़ा बनता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन दिया है दूरदृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस उपयुक्त होता है। तो हम लोग जानते हैं दूरदृष्टि दोष में निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। यानी कि दूरदृष्टि के लिए हमें यह होता है कि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है तथा नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती हैं। तो उसी के लिए हमें चश्मा लेना पड़ता है। तो नीचे के लिए हमारा उत्तल लेंस लग जाता है उसमें। चलिए दोस्तों, अगला सवाल हमारा तीसरा कह रहा है। तो दोस्तों, हमारा तीसरा सवाल कह रहा है एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, तो यह होगा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश का रंग क्या होता है। तो दोस्तों, हमारा जब श्वेत प्रकाश गुजरता है तो हमारा यही होता है विव ग्योर। ये हमारा ट्रिक है जिसे हम लोग याद करते हैं। तो हमारा हो जाता है, यही होता है ROYGBIV। तो कह रहा है प्रिज्म से गुजरता है तो आधार की ओर अधिकतम, तो आधार यही है, आधार की ओर अधिकतम हमारा वायलेट होता है, यानी कि बैगनी रंग होता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, बैगनी रंग। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है R1 व R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध R1/R2 गुणे R2 और नीचे प्लस में R2 हो जाएगा। अब देखिए छठवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु बना होता है। तो हम लोग जानते हैं बिजली का जो हमारा तंतु होता है वो टंगस्टन का होता है। और टंगस्टन का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि जो टंगस्टन होता है वो उसका जो गलनांक होता है बहुत ही उच्च होता है, अर्थात 3400 से 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए हमें बिजली के बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का प्रयोग होता है। और ये जो नाइक्रोम होता है ये हमें हीटर वूटर में प्रयोग होता है। अब चलिए दोस्तों, सातवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है विद्युत सेल में रूपांतरण होता है। तो हम लोग जानते हैं विद्युत सेल में हमारा रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा की ओर होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए उपभाग दूसरा रासायनिक यानी कि केमिस्ट्री का सवाल आ रहा है, हमारा दिया है रासायनिक अपक्रिया 2FeCl3 + 2H2O + Y 2FeCl2 + H2SO4 और 2HCl है, तो Y यानी कि Y का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा यह दिया है इसमें यह कि 2FeCl, देखिए दोस्तों इसे हम लिख लेते हैं, होगा 2FeCl3 + 2H2O + Y और ये रिएक्शन में दिया है 2FeCl2 + H2SO4 +
2HCl। तो इसमें देखिए दोस्तों यह कि इसमें देखिए 2FeCl यानी कि 2Fe, यहाँ पर भी 2Fe है। अब इसमें देखिए Cl2 है, यहाँ पर Cl3 है, तो एक Cl इधर आ गया, तो यह तो बराबर हो गया। अब इसमें देखिए दोस्तों 2H2O यानी कि यहाँ पर भी हमारा 2H2 है, 2H2 है यानी कि 2H2 या 2H2 या 4H2 हमारा बराबर है। अब इसमें देखिए O यानी कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमारा एक यहाँ है यानी कि 4 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन हमारा इसमें आ जा रहा है, एक ऑक्सीजन ये है, तो ये से 2 से गुणा हुआ है तो 2 ऑक्सीजन हो गया यानी कि 2 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑक्सीजन है यानी कि 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, यस बच जाएगा, क्योंकि इधर यस नहीं है, और 2 ऑक्सीजन घटा देंगे तो O2 हो जाएगा दोस्तों। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा SO2। तो वाई के स्थान पर हमारा SO2 यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 9वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। तो हम लोग जानते हैं अम्लीय लवण में H+ की मात्रा होती है, जिसमें H आ जाता है वही हमारा अम्लीय लवण होता है। तो अम्लीय लवण हमारा ऑप्शन बी क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें H दिया है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन दिया है, मैट में मुख्यतः होता है। तो हम लोग जानते हैं मैट में मुख्यतः हमारा Cu2S तथा Fe होता है, यानी कि कॉपर सल्फाइड तथा फेरस सल्फाइड होता है। अब देखिए 11वां क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो इसमें हमें पूरा करना है, यह प्लस दिया है प्लस PCl5 और CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl। तो देखिए दोस्तों हमें यहीं से मालूम चल रहा है कि हमारा दिया है CH3CO, यहाँ पर भी O, तो यानी कि 2O होगा, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमारा 12 क्वेश्चन दिया है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो हम लोग जानते हैं सबसे अच्छा उभयधर्मी ऑक्साइड हमारा Al2O3 होता है, जिसे हम लोग बॉक्साइड कहते हैं, बॉक्साइड, इसे हम लोग बॉक्साइड भी कहते हैं दोस्तों, Al2O3 को बॉक्साइड कहते हैं। अब देखिए 13वां क्वेश्चन हमारा दिया है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। तो हम लोग जानते हैं प्रोपेन मेथ एथ प्रोप, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, तो हो जाएगा 3 कार्बन। और हमारा यह प्रोपेन एन का है, तो हम लोग जानते हैं इसका समान सूत्र होता है CnH2n प्लस 2। तो Cn का मान हमारा लिखा गया है H2n यानी कि n हमारा कितना है 3 है और प्लस 2, तो हो जाएगा C3। और ये देखिए 3 दूना 6 2 8 यानी कि 3 का गुणा 2 यानी कि 6 और प्लस 2 यानी कि H8, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, प्रोपेन का ये सूत्र है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कर रहा है, हाइड्रा में प्रजनन होता है। तो हम लोग जानते हैं हाइड्रा में मुगलन द्वारा प्रजनन होता है। अब देखिए 15वां क्वेश्चन कर रहा है, पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो यह हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है दोस्तों। अब देखिए 16 क्वेश्चन कर रहा है, मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है। तो जो हमारा वृक्क होता है वह उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है, यानी कि जो वृक्क हमारा होता है वो जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं हमारे शरीर से उसको बाहर निकलता है, जैसे मल हो गया, मूत्र हो गया, उसे बाहर निकालने का कार्य करता है दोस्तों। अब देखिए 17 क्वेश्चन दिया है हमारा, मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि मेंडल जो थे उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी। तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर घर से हुई थी। अब देखिए 18वां क्वेश्चन हमारा दिया है, मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित होता है। तो हमारा गर्भाशय होता है, गर्भाशय में लूप स्थित होता है। अब देखिए 19वां क्वेश्चन का हमारा, निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो नर जननांग होता है वो हमारा पुंकेसर होता है, स्त्री केसर हमारा मादा जननांग होता है। अब देखिए 20वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्न में से कौन सा या से पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता या कहलाते हैं। तो ये दिया है दोस्तों, बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना चाहिए। तो सही है दोस्तों, हमें कपड़ा लेकर जाना चाहिए। दूसरा दिया है, अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच बंद कर देना चाहिए। यह भी सही है दोस्तों, क्योंकि उससे ज़्यादा बिजली की खपत होती है। मान लीजिए जब हम लोग काम नहीं कर रहे हैं तो क्यों चालू कर रखें दोस्तों,
अब देखिए सी क्वेश्चन कर रहा है वाहन के अतिरिक्त विद्यालय तक पैदल जाना चाहिए, ये भी सही है। पैदल जाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा दोस्तों, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा बहुविकल्पी प्रश्न खत्म होता है। अब चलते हैं वर्णात्मक प्रश्न पे। वर्णात्मक प्रश्न में देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन कर रहा है एक 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो, यानी कि जो प्रतिबिंब बने वो वास्तविक हो और 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, तो प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमारा 21वां क्वेश्चन है। 21वां हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए दोस्तों हमारा कह रहा है 21वां क्वेश्चन एक 10 सेमी फोकस दूरी, यानी कि एफ का मान हमारा 10 सेमी है, 10 सेमी है। ये अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में एफ का मान माइनस होता है दोस्तों। अब देखिए अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए ताकि 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, तो ये हमारा यम का मान हमारा 5 हो जाएगा। अब देखिए जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो और प्रतिबिंब की स्थिति, यही हमें ज्ञात करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लिखेंगे, हम जानते हैं यानी कि जब किसी, लिखेंगे दोस्तों जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है तो आवर्धन यानी कि आवर्धन जो यम है, यम का मान ऋणात्मक होता है, अर्थात हमारा हो जाएगा यम बराबर माइनस भी बटा यू बराबर 5 हो जाएगा दोस्तों। तो अब इसका इसमें गुणा कर देंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा माइनस यू बराबर, ये माइनस हो जाएगा दोस्तों क्योंकि ये ऋणात्मक होता है, माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा इसमें गुणा करेंगे तो ये भी बराबर हो जाएगा -5u, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा भी बराबर 5u हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा भी बराबर 5u हो जाएगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं ये हमारा दर्पण का सूत्र है, तो दर्पण सूत्र लगाकर ही हम सवाल लगाएंगे। भी का मान हमारा आ गया और यफ हम जानते ही हैं तो दर्पण सूत्र लगा देंगे। तो दर्पण सूत्र हम लोग जानते हैं दोस्तों, दर्पण सूत्र हमारा होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। अब देखिए 1/f का मान हमारा -10 है, हो जाएगा -10 बराबर 1/v, भी का मान हमारा 5u है प्लस 1/u। अब देखिए दोस्तों हमारा हो जाएगा 1 यानी कि -1/10 बराबर, इसका हम लॉसर ले लेंगे तो 5u हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, ये प्लस हमारा 5 हो जाएगा, यह u है दोस्तों, u है। अब देखिए -1/10 बराबर 6/5u। अब इसका हम लोग तिरछा गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, ये करेंगे दो गुणा तो ये माइनस हो जाएगा, -5u बराबर ये 60 हो जाएगा, 10 6 60 हो जाएगा। अब देखिए तो हमारा u बराबर हो जाएगा 60/-5 काट देंगे तो हमारा u बराबर हो जाएगा 12 -12 हो जाएगा। यानी कि जो हमारी वस्तु रहेगी तो हम लिखेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग लिखेंगे कि अतः हमें कहा है, हमें सवाल में कहा है, देखिए दोस्तों हमें सवाल में कहा है प्रतिबिंब की, देखिए प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की हम लोग स्थिति को लिखेंगे दोस्तों कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो लिखेंगे अतः वस्तु दर्पण से 12 सेमी दूर रखने पर
5 गुना प्रतिबिंब बनता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पर करते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है, उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो लेंस से 25 सेमी की दूरी पर अक्ष के लंबवत है तथा प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसे ज्ञात, तो हमारा देखिए इसमें क्या क्या दिया है, पहले हम लिख लेंगे। 22वां क्वेश्चन हमारा है, दिया है हमारा एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी, यानी कि एफ बराबर 50 सेमी, और हम लोग जानते हैं कि ये हमारा उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में एफ का मान प्लस में होता है। तथा अब देखिए उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो लेंस से 25 सेमी दूर रखी गई है, तो यानी कि u बराबर हमारा -25 हो जाएगा। और कह रहा है प्रतिबिंब का आवर्धन यानी कि यम ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे दोस्तों लेंस सूत्र से, क्योंकि हमें इसमें दिया है उत्तल लेंस, तो लेंस सूत्र से लिखेंगे। लेंस सूत्र से हम लेंस का सूत्र जानते हैं दोस्तों, हो जाता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाता है। तो हमारा हो जाएगा 1/f का मान हमारा 50 है, बराबर 1/v का मान हमें ज्ञात करना है, माइनस, अब देखिए यहाँ पर भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/25 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा 1/50, और ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस को हो जाएगा, तो 1/25 बराबर 1/v। अब देखिए इसका हम लसागु ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2 बराबर 1/v। तो अब देखिए इसमें से घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा -1/50 बराबर 1/v। इसका तिरछा गुणा कर देंगे तो हमारा v बराबर आ जाएगा -50। ये हमारा v का मान -50 हो जाएगा, यानी कि हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा, प्रतिबिंब 50 सेमी पर बनेगा। अब देखिए इसमें दोस्तों हमें कहा था आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे आवर्धन यम बराबर हम लोग जानते हैं होता है v/u। तो लिख देंगे v का मान हमारा देखिए -50 आया है, -50, और u का मान देखिए दोस्तों हमारा -25 है, तो अब इसका मान हम रख देंगे -25। देखिए माइनस से माइनस कट खत्म हो जाएगा, 25 दूना 50, यानी कि यम बराबर 2 आ जाएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों 23वां क्वेश्चन हमारा दिया है, 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसे हम ज्ञात करते हैं। हमें दिया है 23वां क्वेश्चन हमारा है, दिया है R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर दिया है 5 ओम। कह रहा है दोस्तों श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, कह रहा है देखिए, कह रहा है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और देखिए वोल्ट विभवांतर भी बराबर हमारा दिया है 30 वोल्ट। अब कह रहा है कि इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों विभवांतर को ज्ञात करते हैं। अब देखिए कह रहा है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो हम लोग जानते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इसका तुल्य प्रतिरोध होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो अब देखिए इसे हम लोग जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा R1 का मान 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस
5 ओम। तो हो जाएगा R बराबर हो जाएगा 2 ओम, 3 ओम, 5 और हमारा 10 ओम हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा 10 ओम हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमें कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, प्रत्येक पर प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले इसमें I का मान निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं V बराबर I इंटू R होता है ओम के नियम से। तो I बराबर हमारा हो जाएगा V बटा R। तो देखिए V का मान हमारा 30 दिया है बटा R हमारा 10 आ गया, इसे काट देंगे तो हमारा I बराबर 3 एम्पियर आ जाएगा। ये हमारा I का मान हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों यहीं पर निकाल लेते हैं। तो अब हम निकालेंगे 2 ओम। 2 ओम पर विभवांतर हो जाएगा। 2 ओम पर विभवांतर निकालेंगे दोस्तों तो हम लोग जानते हैं V बराबर हमारा I इंटू R होता है। तो I का मान हमारा 3 एम्पियर आया है। 3 गुणे R 2 ओम पर, तो 2 हो जाएगा बराबर 6 ओम हो जाएगा। अब देखिए लिखेंगे तीसरे ओम पर विभवांतर, क्योंकि दोस्तों हमें कहा है प्रत्येक सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। तो इसमें भी हमारा V बराबर I इंटू R हो जाएगा। I का मान हमारा वही होगा 3, R का मान हमारा 3 हो जाएगा, 3 तिरिका 9 ओम हो जाएगा इसमें। अब हमारा 5 ओम पर विभवांतर, अब इसमें 5 ओम पर विभवांतर हमारा वही हो जाएगा V बराबर I इंटू R। I का मान हमारा 3 हो जाएगा, I बराबर 3 हो जाएगा गुणे R हमारा 5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 15 ओम। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रत्येक सिरों पर विभवांतर पूछा था, प्रत्येक सिरे पे हम लोगों ने विभवांतर निकाल दिया। ये हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों 24वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा, 23वां क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिया। 24वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है घरेलू विद्युत वितरण परिपथ में प्रयुक्त निम्नलिखित तारों का कार्यप्रणाली और आवरण विद्युत रोधन के रंग लिखिए। पहला दिया है जीवित विद्युतमय तार, दूसरा दिया है भू संपर्क तार, तीसरा दिया है उदासीन तार। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग लिखते हैं। अब देखिए तो इसका उत्तर हम लिखेंगे दोस्तों, घरेलू विद्युत परिपथ में जीवित तार को विद्युतमय तार कहते हैं। यह लाल रंग का होता है और इसमें से मुख्य विद्युत धारा बहती है। विद्युत परिपथ में 3 तरह के तार होते हैं। तो पहला होता है, हमें पूछा है, देखिए दोस्तों पहला हमें पूछा है जीवित विद्युतमय तार। तो लिखेंगे जीवित विद्युतमय तार, यह लाल रंग का तार होता है और इसमें मुख्य विद्युत धारा बहती है। यानी कि जो जीवित विद्युतमय तार होता है यह लाल रंग का होता है तथा इसमें मुख्य विद्युत धारा बहती है। दूसरा देखिए कह रहा है भू संपर्क तार। तो भू संपर्क तार देखिए यह तार हरे रंग का होता है, यानी कि जो भू संपर्क तार होता है वो हरे रंग का होता है। इसमें आमतौर पर धारा नहीं होती, इसका इस्तेमाल बिजली के झटके से बचने के लिए किया जाता है। यानी कि जो भू संपर्क तार होता है ये बिजली के झटके से बचने के लिए प्रयोग इसका किया जाता है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है उदासीन तार। तो उदासीन तार हमारा देखिए कह रहा है यह तार काले रंग का होता है, इसमें से धारा नहीं बहती है। यानी कि जो उदासीन तार है इसमें धारा नहीं बहती है, यह तार उपकरण से धारा वापस ले जाता है। यानी कि यह तार उपकरण से धारा को वापस ले जाने का काम करता है। दोस्तों ये हमारा खत्म हो गया। दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से लिखिए, देखिए इतने बढ़िया से हम लोग लिखे हैं, उसी तरह आप अच्छे से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर देखिए दोस्तों, अथवा में हमारा क्वेश्चन कर रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तथा दाहिने हाथ के अंगुष्ठ का नियम को स्पष्ट कीजिए। यह किन भौतिक राशियों की दिशा को प्राप्त करने में प्रयुक्त होते हैं। चलिए दोस्तों इसे भी लिख लेते हैं हम लोग दोस्तों। तो पहला है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार हम अपनी प्रथम 3 अंगुली को, यानी कि इस नियम के अनुसार जो हमारी ये प्रथम 3 अंगुली है दोस्तों, इसे इस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार फैलाएं कि जो तीनों अंगुलियां हैं हमारी, ये तीनों अंगुली एक दूसरे के लंबवत हों। देखिए दोस्तों वही लिखा है,
अपनी तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों उंगली एक दूसरे के लंबवत हों। तो जो हमारी पहली उंगली है, यानी कि जो हमारी ये वाली उंगली है, ये वाली जो हमारी उंगली है, पहली उंगली, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तथा जो ये नीचे वाली उंगली है, हमारी जो मध्यमा उंगली है, ये तीसरी वाली उंगली, वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। तो जो हमारा अंगूठा होगा वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने चित्र बनाया है, यानी कि मान लीजिए ये हमारी 3 अंगुलियाँ हैं, ये है। इसे इस प्रकार हमने इस प्रकार फैलाया है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो जो ये पहली उंगली है, ये बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी, तथा ये दूसरी उंगली ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, तथा जो ये हमारा तीसरा है, ये हमारा आई धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा दोस्तों। तो ये हमारा पहला था। इसमें देखिए दूसरा पूछा है हमसे दाहिने हाथ के अंगुष्ठ का नियम। तो दाहिने हाथ का नियम को लिख लेंगे दोस्तों। दिया है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। ये दोनों नियम एक ही नियम जैसे हैं दोस्तों। एक नियम आप लोग याद कर लेंगे तो दूसरा नियम भी याद कर लेंगे। देखिए दोस्तों, कह रहा है जब हम अपनी प्रथम 3 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों उंगली एक दूसरे के लंबवत हों, तब यदि प्रथम उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व अगली उंगली चालक में प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करेगी। यही हमारा फ्लेमिंग का दूसरा नियम है, दाहिने हाथ का नियम है। अब देखिए इसमें पूछ रहा है यह किन भौतिक राशियों की दिशा ज्ञात करने में प्रयुक्त होती है। तो लिखेंगे दोस्तों, ये बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा धारा की दिशा को बताने के लिए प्रयुक्त होती है। ये दोस्तों हमारा खत्म हो गया। ये हमारा फिजिक्स का पार्ट था। हमारा सवाल वाल लगाकर हम लोग सॉल्व कर दिए हैं दोस्तों। अब उपभाग दूसरा आता है जो हमारे केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और उपभाग 3 आता है जो हमारे बायो का क्वेश्चन है। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में कराएंगे दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। कमेंट जरूर करें दोस्तों कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।